हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 29 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार अवश्य देखें। अरे दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? सर, हम भी 1 महीने से बाहर थे। इधर बहुत काम पेंडिंग है और परेशान मत हो, हफ्ते भर के बाद का टिकट है। तब तक जो काम है निपटा लो और जो काम रह जाएगा बाद में देख लेना, या भीमा है संभाल लेगा। अर्नब की बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर खन्ना ने कहा। अर्नब ने तभी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मुस्कुरा तो अदिति भी रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बेहद नाराज़ हो रही थी। अर्नब ने जब देखा अदिति की तरफ तो उसकी नाराज़गी को भांपते हुए उसने कहा, मैं अपना काम निपटाकर वापस टिकट निकाल लूँगा ना अपने हिसाब से। क्यों बहस कर रहे हो इतना? एक बार टिकट निकल चुका है तो फिर होकर आओ ना। हर वक्त अपने काम के बारे में सोचते रहते हो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ज़रा बहू के बारे में भी सोचो। जब से आई है तब से बस मेरी सेवा में लगी है, काम में लगी है। उसका भी मन हो रहा होगा बाहर निकलने का ना। खुद तो एक बार सोचते नहीं हो, किसी और ने सोचा तो सुनते नहीं हो। अब कोई बहस नहीं, चुपचाप जाओगे दोनों। अब अर्नब चुप रह गया और अदिति वहाँ से चली गई। पूरी दुनिया में एक वही इंसान थे जहाँ उसका बस नहीं चलता था। दादू उसकी ताकत थे तो कमजोरी भी। वह कितना भी हिम्मत कर ले लेकिन दादू से ज़्यादा बहस नहीं कर पाता, उनकी बातों को इनकार नहीं कर पाता था, तो वह शांत रह गया। कुछ देर तक डॉक्टर खन्ना रुके और दादू के साथ ही चाय नाश्ता किया। फिर वापस अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गए और जाते जाते एक बार फिर बोले, टेंशन मत लेना यहाँ का, तुम लोग निकलोगे उससे पहले ही मैं यहाँ आ जाऊँगा। हाँ हाँ आ जाना डॉक्टर, दादू ने कहा। तो डॉक्टर खन्ना वापस मुड़ा और सिंघानिया जी का पैर छूकर लौट गए। इधर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने अर्नब कमरे में आया तो पीछे से अदिति भी आई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, आपने दादू और पापा को मना क्यों नहीं किया? देखिए, आपको जाना है तो जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगी। और अगर इस बार आपने जिद किया तो फिर मैं सारी बातें बता दूंगी। गले में टाई बांध रहा अर्नब का हाथ रुक गया और अदिति की तरफ देखते हुए कहा, ज़रा पास आइए। क्यों? मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ, बोलकर वह उसके पास आया और सामने खड़े होते हुए कहा, चलिए टाई बांधिए। वह भौचक्का उसे देखने लगी कि आखिर यह बात क्यों बदल रहा है। अरे इस तरह मुझे क्यों घूर रही है? आई नो आई एम वेरी हैंडसम, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरह घूरते रहिए मुझे। पहले से नाराज़ अदिति की नाराज़गी और बढ़ गई। वह टाई पकड़ उसे अपनी तरफ जोर से खींचा। इस बात से अनजान अर्नब संभल नहीं पाया और आगे की तरफ गिरने लगा तो बचने के लिए तुरंत अदिति का कंधा थाम लिया। जब अचानक यह हुआ तो अदिति का बैलेंस बिगड़ा तो वो पीठ के बल सोफा पर गिरी और उसके ऊपर अर्नब। और कुछ सेकंड तक दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। तभी अदिति को एहसास हुआ और बोली, अरे उठिए, जानबूझकर पड़े हुए हैं। मुझे लगा आपको अच्छा लग रहा है इस तरह, इसलिए मैं नहीं उठा। अदिति दांत खींचते हुए बोलने लगी, लेकिन उससे पहले ही अर्नब ने कहा, इस तरह नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। 1 सप्ताह का समय है, मैं कुछ हल निकालने की कोशिश करता हूँ, उपाय ढूंढता हूँ। शांत रहिए, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, पर फिलहाल हटेंगे? अर्नब, जो अब तक उसके ऊपर ही था, कहाँ से? फिर अपने आप को देखते हुए कहा, ओह सॉरी। और हाँ, डायरी में अपडेट कर लीजिएगा मेरी टाई जो बांधी है, बोलकर वह उठ खड़ा हुआ। वह मैं कर लूँगी, आप अपना काम करिए और जाने से कैसे बचेंगे इसका कोई रास्ता निकालिए। अर्नब ने हाँ में सिर हिलाया और अपना कोट लिए निकल गया। ऑफिस में भीमा को जब यह बात पता चली तो खुशी के मारे उछल गया, भाई जाओ ना, इस साल न्यू ईयर में भी कहीं जा नहीं पाए तो होकर आओ, कश्मीर की बर्फीली वादियों का लुत्फ़ उठाकर आओ भाभी के साथ। ज़्यादा मजाक सूझ रहा है तुझे? भाई सच्ची बोल रहा हूँ, काम से थोड़ा फुर्सत लेना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हुआ है वह सबसे निकलने के लिए ज़रूरी है, आप दोनों के लिए ही।
इधर के काम का चिंता मत कीजिए, संभाल लूँगा। अरे तुम जो बोल रहे हो सही है, पर वो भी तैयार होनी चाहिए ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ। दोनों में से कोई मेरी बात नहीं सुनेंगे, ना दादू ना ही वो। लेकिन इसमें दादू आपकी बात क्यों सुनेंगे? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो भाभी को मनाइए आप। अरे कैसे और क्यों मनाऊं? और वो भी क्यों जाएगी मेरे साथ? क्यों नहीं जाएगी? एक बार प्यार से तो बोलिए। और उस रात जब अर्नब घर आया तो सोते समय अदिति को लगा कि शायद वह कुछ बोलेगा, लेकिन जब नहीं बोला और वह डिनर करके बेड पर चला गया तो अदिति से अब और रहा नहीं गया और कहा, आपने सोचा क्या करना है? दादू को कैसे मना करना है? नहीं सोचा है, और अब सोचना भी नहीं है। मतलब ये कि हम जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। काउच पर से उठकर बैठते हुए अदिति ने कहा, देखिए मैं आपकी मर्ज़ी नहीं पूछ रहा, बता रहा हूँ कि हम जाएंगे, तो अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो कर लीजिए, पर हाँ अकेले जाने की ज़रूरत नहीं। भीमा या नहीं तो ड्राइवर को साथ ले जाइएगा, बोलकर अर्नब ने करवट बदल लिया। अदिति गुस्से में धधक उठी और काउच पर से ब्लैंकेट नीचे फेंक दिया, परंतु अर्नब ने पलटकर नहीं देखा। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने काउच पर से पिलो लिया और वहीं से ज़ोर से अर्नब के ऊपर फेंका, जो सीधे उसके कंधे पर लगा। अब की बार उसने पलट कर देखा। गुस्से में अदिति लाल पीली हो रही थी, पर वह नॉर्मल रहा। मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। इस बार आपकी कोई मनमानी नहीं चलने दूंगी। इतना बड़ा बिजनेस चलाने वाले इंसान का अपने घर में नहीं चलता है। अब अर्नब उठकर बैठा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर पिल्लो लिए पास आया और गिरा हुआ ब्लैंकेट काउच पर रखा और वो भी बैठ गया। फिर अदिति का भी बाँह पकड़ बिठाते हुए कहा, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अगर बात सिर्फ डॉक्टर खन्ना की रहती तो मैं उनकी बात कभी नहीं मानता, लेकिन दादू भी बोल रहे हैं तो उनकी बात टालना असंभव सा लग रहा है। पर क्यों? क्योंकि वह मेरे दादू हैं, मैं उनका कहा नहीं टाल सकता। सारी दुनिया को मैं अपने सामने झुकाने की कुव्वत रखता हूँ, पर मैं सिर्फ दादू के सामने झुकता हूँ, तो उनकी बातें नहीं टाल सकता। तो फिर आप जाइए, मैं नहीं जा रही। तुम चल रही हो। अजीब मनमानी है आपकी। मनमानी नहीं, इसे एक ऑफ़र समझिए। भले दादू हमें हनीमून के लिए भेज रहे हैं, पर हमें कैसे रहना है हम तय करेंगे। तो इसे एक नॉर्मल ट्रिप की तरह लीजिए। ये समझ लीजिए कि आप जो जॉब कर रही हैं उसमें यह फैसिलिटीज़ है, तो चलिए घुमाते हैं। इसी बहाने पिछले कुछ महीनों में हम दोनों, खासकर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उससे उबरने में मदद मिलेगी, एक फ्रेशनेस मिल जाएगी। समझ में आई बातें? तो अब कोई बहस नहीं, आप इस ट्रिप के लिए चल रही हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या ऑर्डर कर रहे हैं? जो समझना है समझिए, लेकिन चलिए। दादू को ना मत बोलिए। जब इतनी सेवा कर आप उन्हें इतना ठीक कर दिए हैं तो उनकी एक बात और मानकर खुश रहने दीजिए उन्हें। वैसे भी आप अगर खुद को एम्प्लॉय मानती हैं तो एम्प्लॉय को जहाँ भेजा जाएगा, जो कहा जाएगा उसे वह करना पड़ेगा। सुनकर अदिति मन महसूस कर रह गई और जाने के सिवा अब कोई उपाय नहीं था। अर्नब ने फिर कहा, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो जाइए कर लीजिए। नहीं, मुझे नहीं करनी। ठीक है, फिर जो आपको सही लगे, लेकिन अगर कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत हो तो अकेले मत जाइएगा, बोलकर अर्नब अपने बेड पर चला गया। लेकिन कुछ देर तक उसे नींद नहीं आई तो वापस अदिति की तरफ देखा, जो कि अब तक ब्लैंकेट ओढ़कर सो चुके थे। आप सो गई क्या? अदिति ने सुना पर जानबूझकर इग्नोर कर दिया। अर्नब को लगा कि वह सो गई, तो दोबारा उसने आवाज़ नहीं लगाई। कुछ देर बाद अदिति ने मुड़ कर देखा और कहा, क्या हुआ, कुछ काम था? अर्नब उसकी तरफ टर्न होते हुए कहा, हाँ, वो सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। मेरे सिर में ऑयल मसाज कर देंगी क्या? वह चुपचाप उठी और ठंडा तेल ले आई। अर्नब उठकर बैठ गया। उसे लगा कि वह बेड पर आएगी, परंतु अदिति तेल लेकर काउच पर ही बैठी रही। जब कुछ सेकंड हो गए और दोनों यूं ही रह गए तो अदिति ने कहा, अरे इधर आइए, देर हो रही है, मुझे सोना भी है, बहुत नींद लगी है, सुबह जल्दी उठती हूँ मैं। अर्नब काउच पर आकर बैठ गया और कहा,
अभी आधी रात भी नहीं हुई है तो ये हाल है। जब पूरी रात जगनी पड़ेगी फिर क्या होगा। अदिति तो पहले बात समझी नहीं, पर फिर जब समझ आई तो तुरंत कहा, शट अप। शट अप क्या, पति हूँ आपका और हक भी है मेरा इस नाते। हाँ, पर सिर्फ नाम के, तो कोई हक नहीं बनता है आपका। आप कहे तो काम का बन जाऊँ। अदिति के हाथ रुक गए और कलेजा धक से रह गया, पर अगले ही पल फिर सामान्य हुई और उसने तेल लगाना बंद कर दिया और कहा, चलिए उठिए यहाँ से, मैं नहीं तेल लगा रही हूँ आपको। बहुत बकवास कर रहे हैं आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इतना क्यों नाराज़ हो रही हो। इतना मजाक मस्ती तो चलता है। और चलिए चंपी कर दीजिए ना, अच्छा लग रहा था। तब अदिति ने वापस चंपी करना शुरू किया और कुछ देर बाद कहा, लीजिए हो गया। अर्नब उठा और हौले से गाल थपथपाते हुए कहा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। फिर वह बोला, दादू और दुनिया वालों की नज़र में जो हमारा रिश्ता है रहने दीजिए, पर वास्तव में क्या हम दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करें, हम दोस्त बन जाएं। अर्नब ने कहा तो अदिति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तुरंत पिछली सारी बातें याद आ गई और उसने बढ़ा हुआ हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। नहीं, मुझे कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं करनी, जैसा चल रहा है वैसे रहने दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, बोलकर अर्नब बाथरूम में चला गया। तो अदिति भी काउच पर सो गई, पर दिमाग में अर्नब की कई बातें गूंज उठी। पति हूँ आपका तो हक है इस नाते, आप कहें तो काम का पति बन जाऊँ, हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, दोस्त बन जाए। याद आते ही मन में एक अजीब सी फीलिंग आई, कुछ अलग सा एहसास हुआ। उम्र के जिस पड़ाव पर थी उसमें ऐसा होना भी लाजिमी था, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वह मन ही मन बोली, नहीं अदिति, जो तू डिजर्व नहीं करती, जिसे तू कभी पा नहीं सकती, वह सपने मत देख। अर्नब के सामने तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं, तो अपने दायरे में रह। उसे पति या दोस्त किसी भी रूप में पाने की मत सोच। और यही सब सोचते हुए वह नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर में अर्नब बाहर निकला, तब तक अदिति सो चुकी थी। उसने कुछ पल तक देखा और फिर मन में बोला, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें अकेलापन फील ना हो, पर कोई नहीं, जैसे तुम खुश रहना चाहती हो रहो। आपका पास्ट तो नहीं पता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे आप पर दुख तकलीफ़ या किसी भी तरह के चोट की परछाई नहीं पहुँचने दूँगा। आपका गुनहगार तो था ही, पर अब बहुत बड़ा आभारी भी हूँ। मेरे दादू को जिस तरह आपने ठीक किया, वह एहसान इस जन्म तो क्या किसी भी जन्म में नहीं भूलूँगा। मन में बोलते हुए एक नज़र फिर अदिति पर डाली और बेड पर जाकर सो गया। अगले दिन अर्नब ऑफिस गया तो भीमा से कहा, 15 दिन का ट्रिप है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आ जाने की। तब तक इधर का कामकाज देखना, साथ ही गोवा चले जाना और जयंत की वाइफ को वह काम दे देना। जी भाई, मैं सब कर लूँगा, आप इधर की चिंता मत कीजिए और जल्दी आने की ज़रूरत भी नहीं। और फिर दोनों अपने काम में लग गए। इधर अदिति ने घर का सारा काम ख़त्म किया और कमरे में आई तो उसे ख्याल आया कि शॉपिंग करना पड़ेगा। अगर इधर नहीं किया और फिर कपड़े या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मिस्टर सिंघानिया दिलाएंगे। इससे अच्छा मैं खुद जाकर शॉपिंग कर आती हूँ। और फिर वह रेडी होकर चुपचाप शॉपिंग के लिए अकेले निकल पड़े। एक मॉल में जाकर उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद ली, फिर बिल पेमेंट कर बाहर निकली। शाम होने को आ गई थी। दोनों हाथों में थैला लिए वह तेज़ तेज़ कदमों से निकल रही थी, तभी अचानक एक आदमी से टकरा गई और उसके हाथ से थैला गिर गया। तो उस आदमी ने कहा, सॉरी मैडम सॉरी, और झुक कर उसका थैला उठा दिया। इट्स ओके बोलकर अदिति ने उस आदमी की तरफ देखा तो दोनों की नज़रें मिल गई और मुस्कुरा कर वो आगे बढ़ गई। लेकिन वह आदमी एक पल के लिए रुक गया। उसे कुछ याद आया
और झट से पॉकेट से फ़ोटो निकाला और उसके चेहरे से मैच कर लिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झटके में मुड़ा और फिर आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी मैम। अदिति ने आवाज़ सुनकर एक बार फिर मुड़कर देखा। जी, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, सॉरी। और पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगा दिया। हेलो पापा, जिस लड़की के बारे में आप पता कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, महीनों से परेशान हो रहे थे, वो अभी अभी मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें धोखा हुआ होगा। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, देखा मैंने और फ़ोटो भी मैच कर लिया। बिल्कुल वही है। हाँ, पर फ़ोटो में जो लड़की है उसकी आंखें काली और इसकी नीली है। तो फिर कोई और होगी। नहीं पापा, वही है, बस आंखें अलग है, बाकी वही है। अच्छा, हाँ तो उसके चाचा चाची को फ़ोन लगाइए और कह दीजिए कि वह दिल्ली में है। और हाँ, उसकी शादी हो चुकी है। उसके माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा मैंने और उसके पहनावे से लग रहा था कि किसी अच्छे परिवार में उसका ब्याह हुआ है। अच्छा, वैसे रहती कहाँ है? वह तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मॉल में शॉपिंग करने आई थी, मतलब यहीं आसपास में रहती होगी। ठीक है, मैं कॉल लगाता हूँ उसके चाचा चाची को, बताता हूँ उसे भी और फिर इस लड़की को भी। मुझे धोखा देने और झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है बताता हूँ। फिर उसने फ़ोन रखा और मन ही मन सोचा, मतलब मुझसे ज़्यादा किसी और ने पैसे दिए तो वहाँ शादी कर दी। इधर अदिति जब शॉपिंग बैग लिए घर आई तो भी दादू कमरे से बाहर निकले और अदिति के हाथ में शॉपिंग बैग देखकर कहा, बेटा अकेले क्यों गई थी? ड्राइवर को साथ में ले लेती। दादू, मुझे आदत है जाने की, कोई बात नहीं। ठीक है, फटाफट पैकिंग कर लो। हाँ कर लूँगी, पर पहले आप चाय पी लीजिए। ठीक है बेटा, पर अपने लिए भी बना लेना। हम दोनों दादा पोती एक साथ चाय पीते हुए बातें करेंगे। जी दादू, अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और किचन में चली चाय बनाने। उसे देखकर दादू को थोड़ी राहत मिली और एक उम्मीद भी जगी। कुछ देर में अदिति 2 कप चाय लिए आई, एक कप दादू को और दूसरा खुद लेते हुए उनके पास बैठ गई और दिल्ली शहर की खूबियाँ, खासियत और मौसम, इसी टॉपिक पर दोनों बातें करने लगे। तभी डोर बेल बजी। गार्ड ने डोर खोला तो सामने अर्नब था। वह अंदर आया तो दादू ने पूछा, बेटा आज जल्दी आ गया घर? जी दादू, कुछ काम था। फिर अदिति की तरफ देखते हुए कहा, अदिति जरा इधर आइए, आपसे कुछ काम है। सुनकर वो भी उठकर कमरे में गई। तभी अर्नब ने अपने पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से पैसे निकालकर अदिति के हाथ में रखते हुए कहा, यह आपकी 2 महीने की सैलरी। अरे लेकिन क्या? आपने ही तो कहा था मुझे 2 महीने की सैलरी एक साथ चाहिए। किंतु परंतु क्या? आपने तो कहा था मैं इस घर की सदस्य हूँ, तो फिर? अर्नब ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ तो आपने ही कहा था कि मैं एम्प्लॉय हूँ। अदिति कुछ नहीं बोल सकी और जाने के लिए मुड़ी तो उसने कहा, हाँ 1 सेकंड रुकिए ज़रा। बोलकर अर्नब ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला, फिर उसे पकड़ाते हुए कहा, यह लीजिए, आपके लिए है। अदिति ने बॉक्स लिया और उलट पलट कर देखने लगा। खोल कर देखिए, अर्नब ने फिर कहा तो अदिति ने बॉक्स खोला। उसमें लेटेस्ट वर्जन एक मोबाइल फ़ोन था। अदिति ने चिढ़ते हुए कहा, फिर गिफ्ट ले आए? मैंने एक बार मना किया तो फिर क्यों ले आए? नहीं, मैं इसे नहीं लूँगी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यह मैं आपको गिफ्ट नहीं दे रहा, बल्कि आपकी कमाई के पैसों से खरीद कर लाया हूँ। परंतु मुझे मेरी कमाई मिल गई है, तो फिर या तो फ़ोन ले लीजिए या नहीं तो पैसे ले लीजिए। अर्नब ने 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर कहा, यह आपके पैसों का ही है। मतलब? कैसे? मतलब ये कि जो आपने एक्स्ट्रा काम किया उस पैसे के बदले यह फ़ोन है, तो रख लीजिए। अब अदिति शॉक्ड रह गई।
एक बार पैसे देख रही थी, एक बार मोबाइल और एक बार अर्नब को। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? मैं हिसाब करके गया था। जो पैसा आपका बन रहा था उसी से फ़ोन लेकर आया हूँ। अब और कोई पैसे नहीं बनेंगे आपके। सुनकर अदिति झेंप गई तो अर्नब ने तुरंत कहा, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है क्या? अभी लाती हूँ। और मोबाइल रख वह किचन में चली गई और वह एक कप चाय बनाकर कुछ देर में ले आई। तब तक वह चेंज कर दादू के पास आकर बैठ गया था। कैसे हैं दादू? और कैसा रहा आज का आपका दिन? बहुत अच्छा था बेटा। वेरी गुड। और यह सब सिर्फ मेरी बहू अद्दू की वजह से है। बोलते हुए दादू के चेहरे पर खुशी बेहद झलक रही थी, जो अर्नब के मन को भी बेहद सुकून दे रहा था। तभी अदिति चाय लेकर आई तो अर्नब चाय पीने लगा और तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। चाय फिनिश करते हुए अर्नब अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी अदिति भी कमरे में आई। अर्नब को समझते देर नहीं लगी, यह ज़रूर फ़ोन के बारे में बात करने आई है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, बोलकर वो फिर चेंज करने क्लोसेट रूम में चला गया। अदिति उसे एकटक देखती रह गई, फिर कमरे से बाहर निकल गई। अर्नब चेंज कर बाहर निकला। ऑफिस जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वह घर पर रुकता तो अदिति मोबाइल को लेकर सवाल करती और फिर किसी न किसी बहाने लौटा देती, इसलिए वह चला गया। दादू ने जाते देखा तो टोक दिया, तो उसने कहा, जी दादू, कुछ अर्जेंट काम है तो वहीं जाकर करूँगा, घर से नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा। उसके जाने के बाद दादू ने कहा, बेटा जल्दी से बैग पैक करके आओ, पास बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। जी दादू। फिर बोली, पैकिंग बाद में कर लूँगी, पहले आपसे बात कर लेती हूँ। और एक बार फिर दादू के पास बैठ गई। दादू ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तो अदिति चौंक गई। क्या हुआ दादू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा। पर अदिति ने फिर भी उनकी तरफ एक गिलास पानी बढ़ा दिया। दादू ने एक घूंट पानी पिया, फिर गिलास साइड में रखते हुए कहा, बेटा आज मैं तुम्हें अर्नब के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, तुम दोनों की शादी का जिम्मेदार मैं हूँ, तो अर्नब से नाराज़ मत रहो। दोनों को इस रिश्ते में बांधने का निर्णय मेरा था। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।